आपने अब तक हल्द्वानी में हिंसा के वीडियो देखे होंगे, बरेली में पुलिस से बहस करते खास मजहब के लोगों की तस्वीरें देखी होंगी, कोलकाता में सड़क पर उतरकर विरोध करने वालों को देखा होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है, इन तीनों ही जगहों पर हिंसा, हंगामे और विरोध के पीछे खास लोगों का हाथ है। ये लोग कौन हैं? क्या किसी पार्टी से कनेक्शन रखते हैं? आपको सब बताएंगे, इनका पूरा इतिहास सामने रखेंगे। मगर पहले उन आरोपियों की लिस्ट देख लीजिए जिन्होंने 24 के चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने की कोशिश की। हल्द्वानी में शुक्रवार को जो हिंसा हुई उसका मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक बताया जा रहा है। वही अब्दुल मलिक जिसके बगीचे में बने अवैध मदरसे को ढहाने के लिए नगर निगम की टीम गई थी। सूत्रों का दावा है आरोपियों में स्थानीय पार्षद भी है। अब्दुल मलिक फिलहाल फरार है, मगर 19 नामजद आरोपियों में कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है। और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। हल्द्वानी के एक एक दंगाई का हिसाब होगा। बनभूलपुरा इलाके में फेंके गए हर पत्थर का बदला लिया जाएगा। इसके लिए छतों और घरों की वीडियो मॉनिटरिंग हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। चश्मदीदों के बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं। दंगे में किसका हाथ है इसके लिंक खंगाले जा चुके हैं। वो ऑडियो क्लिप भी जुटाए जा रहे हैं जो हिंसा से जुड़े हैं। सोशल मीडिया को भी सर्च किया जा रहा है। हर घर, हर गली और हर मोहल्ले से सबूत जुटाए जा रहे हैं। चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। 3:30 बजे करीब हम पहुंचने के बाद वहाँ पे पत्थर, हम थोड़ा बहुत हल्ला हुआ। इसके बाद थोड़ा सा आगे को मशीन पड़ी तो पत्थर फेंका वहाँ से। आप क्या काम करते हो? हम निगम में हैं सर। हाँ जी हाँ, पूरी कर्मचारी हैं हम। पूरा सेवा वुवा कर सब कुछ रहता है। वो तो हम गए थे तोड़ने के, गाड़ी बुड़ी में आग लगा दी हमारी सारी गाड़ियों में, सब में। आप कितने लोग थे उस टाइम पे? हम पूरे हमारे 200 कर्मचारी थे पूरे। तो कितने लोग घायल हैं? हमारे कर्मचारी हैं अभी देखो, बाकी 3 तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, किड्स हॉस्पिटल में, बाकी अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती है। इनको पता नहीं है मुझे खाली। तो क्या कहाँ चोटें आई हैं? बाकी सबके लोगों के, मेरे तो यहाँ आई है, मेरे एक पहले यहाँ आई है और 2 हाथ पे पत्थर मारे हैं। बाकी हमारे सारे कर्मचारी का भेजड़ा टूटा हुआ है। किसी के सिर में लगी है, किसी के यहाँ लगी है, किसी के टांग में लगी है, सब जगह लगी है। ये जो गली आपको दिख रही है, इसी गली से भीड़ आ रही थी। बहुत पत्थर आपको दिख रहे होंगे। अभी ये कुछ साफ कर दिया गया है, वरना इस पूरे रास्ते पर पत्थर बिखरे हुए थे। ऑटो आपको जला हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही आपको उसके बगल में जो घर, थोड़ा सा काला धुआं जिस पर लगा हुआ है, यानी जो काला दिखाई दे रहा है वो दरअसल ये गाड़ियां जल रही थी यहाँ पर। उन गाड़ियों के जलने की वजह से जो धुआं निकला उससे वो घर काला हो गया था। उसी घर से पत्थर आ रहे थे नीचे। उसी घर से पत्थर नीचे आ रहे थे। उसी घर से पत्थर नीचे आ रहे थे। हाँ। उस घर में कौन रहता है? उस घर में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। अच्छा। उन्होंने ही इस बवाल को जो रूप दिया इस गांधीनगर में, वो इसी परिवार से दिया गया। मैं उसी से कोऑपरेट कर रहा था। दूसरा नंबर जब हम वहाँ से चले तो चारों तरफ से उन्होंने बैरिकेड लगा करके उन्होंने आग लगा रखी थी। उस गाड़ियों को साइड करते कराते मैं किस तरीके से मशीन आगे बढ़ा करके पुलिस प्रशासन को, कर्मचारियों को, सबको लेकर के मैं बाहर वहां से निकल करके गांधीनगर की तरफ को दौड़ा। सरकार और प्रशासन का क्लियर कट मैसेज है, जिसने गुनाह किया उसे अंजाम तो भुगतना होगा। और इसीलिए पीएफआई और रोहिंग्या एंगल से हिंसा की जांच की जा रही है। अब्दुल मलिक पर एनएसए लगाने की तैयारी हो रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हल्द्वानी के जिस मोहल्ले में बवाल की स्क्रिप्ट लिखी गई उसे लेकर कहा जाता है वहां 80% मुस्लिम आबादी रहती है। सामने मंद आस्था का केंद्र है बिल्कुल, और उस आस्था के केंद्र में वहां पे इकट्ठे होते हैं सबसे पहले लोग, और वहां से ये मिशन चलाया जाता है और वहां पे ये सब बातें बोली जाती हैं कि कैसे वर्कआउट करना है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जो सुन नहीं रहे फिर वो हमारी बात सुन लें। मैं उनको कहना चाहता हूं, हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, एक किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता। वो महज कुछ घंटों की प्लानिंग नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ठीक ऐसा ही पैटर्न हरियाणा के नूह में देखने को मिला।
नूह में निशाने पर हिंदुओं की शोभा यात्रा थी, जबकि हल्द्वानी में नगर निगम और पुलिस की टीम टारगेट पर थी। नूह में कई घरों की छत पर पत्थर पहले से जमा किए गए थे। हल्द्वानी को लेकर भी ऐसा ही दावा है। नूह दंगे में आरोपियों की तरफ से फायरिंग भी की गई। हल्द्वानी में भी गोली चलाए जाने की बात चश्मदीद कह रहे हैं। नूह में पेट्रोल बम से हमला किया गया तो हल्द्वानी में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। नूह में अटैक करने वालों में नाबालिग भी शामिल थे। हल्द्वानी में भी नाबालिग के इस्तेमाल से जुड़े सबूत मिले। नूह में दंगाइयों की भीड़ ने घेर कर हमला किया। हल्द्वानी में घेर कर पुलिस वालों पर अटैक किया गया। नूह में पुलिस थाने को अराजक तत्वों ने खाक कर दिया। हल्द्वानी में भी पुलिस थाने में आग लगाई गई। एक तरह से कहे तो जगह अलग मगर साजिश का तरीका एक जैसा। हल्द्वानी में तो आरोपी इस हद तक बढ़ गए कि कुछ पुलिसकर्मियों को बंधक बनाने और जिंदा जलाने की कोशिश भी हुई। एक बाइक देखिए और यहाँ पर तेल आपको गिरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। सत्येंद्र आप दिखाइए, इन बाइक से तेल बाकायदा ये पाइप काट कर तेल निकाला गया है। आप देखिए और उसके बाद उनका इस्तेमाल किया गया है पेट्रोल बम बनाने के लिए। बहुत सारी बोतलें आपको दिख रही होंगी, स्कूटी आपको दिख रही होगी और सिंपल जो फॉर्मूला था, ऐसे लगता है कि उन्होंने ट्रेन किया होगा। बोतल निकाला, उसके बाद इसको फूंका, ब्लो किया, बोतल फूला और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ये पाइप तोड़े गए हैं। इनसे पेट्रोल निकालकर अभिषेक बाकायदा पेट्रोल बम बनाया गया है। यानी ये सब कुछ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा। पत्थर आपको बड़ी तादाद में दिख रहे हैं, वो एक अलग है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लाइटर आपको अलग अलग जगहों पर गिरे हुए दिख जाएंगे। अभिषेक देखिए, ये बेहद बड़ा चौंकाने वाला इसलिए भी मानता हूं मैं कि ये जितनी बाइक्स देखी आपने जली हुई, तकरीबन बाइकों की संख्या रही होगी 125। इस पूरे इलाके में जहां हम खड़े हैं यहाँ बाइक्स पड़ी हुई थी, बहुत सारी जली हुई। कुछ प्लानिंग का होगा, उतने नहीं तो उतने सारे छतों में कहाँ से आए पत्थर और ईंटें, उनका पहले से प्लान तैयार था, उन्होंने इकट्ठे किए होंगे। हालत बहुत खराब हुई थी वहाँ पर। लोगों ने मुझे घेर लिया था। हाँ, लोगों ने घेर लिया था तो मैं उनसे बोला कि आप कुछ जो करना है कर लो, आप मार सकते हो तो मार दो, इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकती थी। उनके पास हथियार भी थे, पत्थर भी थे और वो लोग गाली गलौज पे आ गए थे। मैं भगदड़ में मैं अकेली पड़ गई थी, एक गली के अंदर गई तो वो लोग मेरे पीछे ही आ गए थे। तत्व तो जैसे स्टार्टिंग कम थे, 300-400 के आसपास थे जब हम वहाँ पे पहुँचे थे, तो धीरे धीरे जैसे अंधेरा बढ़ता गया तो वो तादाद बढ़ती गई, मतलब 1000 समथिंग हो गए होंगे। सवाल यह है कि अगर हल्द्वानी में दंगे की साजिश रची गई तो इसकी तैयारी कितने दिन से चल रही थी। बताया जा रहा है कि 8 फरवरी की कार्रवाई से पहले भी 29 जनवरी को एक टीम गई थी, तब भी नोकझोंक हुई थी। प्रशासन की टीम शायद ये आकलन करने में भूल कर गई कि 40,000 मुस्लिम और 10,000 हिंदू परिवार वाले इस बनभूलपुरा में ये अभियान इतना आसान नहीं रहने वाला। सूत्रों के मुताबिक दंगाइयों को भनक लग चुकी थी, इसीलिए शुक्रवार को अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो टारगेटेड हमला किया गया, जिसका स्क्रिप्ट राइटर खोजा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं वो गाड़ी, एक गाड़ी, ये महज एक उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, एक गाड़ी जिसको चकनाचूर किया गया जिसके शीशे को पीछे, और इसी तरह की गाड़ी आपको यहाँ पर सत्येंद्र दिखा पाएंगे। ये कोने पर जो ऑल्टो खड़ी हुई आप देख रहे हैं वो गाड़ी भी पूरी तरह से टूटी फूटी नजर आती है। और ये जो गली जहाँ पर मैं और राकेश इस वक्त मौजूद हैं उसमें अगर आप देखेंगे, सत्येंद्र आपको दिखाएंगे, ये पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए ये पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये पत्थर, ये यहाँ पर ये तमाम वो स्टोन्स थे, वो पत्थर थे जो यहाँ पर फेंके गए थे उन पुलिस अधिकारियों पर, उस टीम पर जो यहाँ पर पहुंची थी। जब घरों से पत्थर आए तो इसका मतलब ये माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन किया गया होगा, बहुत तेजी से किया गया होगा। और हर घर से पत्थर आना, ऊपर से पत्थर गिर रहा है, नीचे से हमारे जवान मूव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ज़्यादा खतरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अब बहुत सारी बातों के विषय में जांच के बाद ही कहना उचित होगा। इस सब के बारे में जांच की जाएगी और पुलिस मुख्यालय स्तर से भी जांच की जा रही है और एक मैजिस्ट्रियल जो इंक्वायरी है उसकी भी मेरे ख्याल में आदेश दे दिए गए हैं। तो ये सब जांच का विषय है, जांच में जैसा भी निकल कर आएगा हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। अभी से इत्तेफाक कहिए या कुछ और, उत्तराखंड में अभी धामी सरकार ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू किया है। अब उत्तराखंड की सड़कों पर इसी तरह मुस्लिम समुदाय को कुछ लोगों की तरह गुमराह करने की कोशिश की गई। धामी सरकार 1400 ऐसी जगहों को लिस्ट कर चुकी है जो अवैध अतिक्रमण के दायरे में आती है। इनमें से अगस्त महीने तक 465 मजार और 45 मंदिरों को हटाया भी जा चुका था, मगर तब इतना बवाल नहीं हुआ। तो फिर अचानक बनभूलपुरा में ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि समान नागरिक संहिता बिल पास होने के बाद भीड़ को भड़काने का मौका मिल गया? जाहिर है
ये टाइमिंग बहुत कुछ इशारा करती है। हल्द्वानी पुलिस को करीब 1 दर्जन से ज्यादा उन लड़कों की तलाश है जिन्होंने पेट्रोल बम बनाए थे। जांच के दौरान ये पता चला है कि करीब 1 दर्जन लड़कों ने पेट्रोल बम बनाए और उसे उपद्रवियों को दिया, जिसके बाद उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। जो पुलिस स्टेशन था उसे आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियों में आगजनी की गई और जांच के दौरान ये बात भी पता चली है कि जो बनभूलपुरा इलाके में जो पुलिस स्टेशन था उसके आसपास जो बाइक थी उनसे बाकायदा पेट्रोल निकाले गए। जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में CAA पास हुआ तो हल्द्वानी में उसके कुछ घंटे बाद दंगा हो गया। काशी के ज्ञानवापी में कोर्ट से परमिशन के बाद पूजा हुई तो बरेली में मौलाना तौकीर रजा भड़क उठे और पश्चिम बंगाल में CAA कानून फिर से जोर पकड़ने लगा तो कोलकाता में जमीयत उलेमा हिंद चेतावनी देने लगा। बरेली में हंगामे की स्क्रिप्ट तैयार की मौलाना तौकीर रजा ने। पहले जहरीले बयानों से माहौल बनाया, फिर जेल भरो आंदोलन की धमकी दी। प्रशासन ने उनकी धमकी को सीरियसली लिया और मामले को लेकर 2 FIR दर्ज कर ली। मौलाना तौकीर रजा पर रासुका लगाने की डिमांड की गई। पुलिस का एक्शन होते देख मौलाना तौकीर रजा अब सड़कों से हटकर मीडिया के कैमरों पर अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। इस बार धमकी तो नहीं दी मगर तेवर बदले नहीं दिख रहे। ये तमाम बेईमानियां हो रही है। अगर आप ये समझते हो कि ये बेईमानियां नहीं हो रही है तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर ईमानदारी से देखोगे तो मैंने जिन जिन चीजों की तरफ इशारा किया है वो तमाम बेईमानियां उजागर है। ये दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हमारा मुल्क जो है वो लोकतांत्रिक देश नहीं रहा, हिंदू राष्ट्र हो गया है। हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देनी चाहिए अगर इन तमाम चीजों से तकलीफ है। हम स्वागत कर रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा तो कीजिए, उसके बाद नतीजे भी देखिए आप। हम तैयार बैठे हैं आपकी इन तमाम घोषणाओं के लिए। दरअसल मौलाना तौकीर रजा को दिक्कत हुई ज्ञानवापी में पूजा से। कोर्ट ने पूजा की परमिशन दी, जिसके बाद व्यास जी ने घंटियों की गूंज ज्ञानवापी में फैला दी। काशी तो इस दौरान मगन रही, मगर वाराणसी से 580 किलोमीटर दूर बरेली में बैठे मौलाना तौकीर रजा की नींद उड़ गई। तौकीर रजा ने शुक्रवार को आग में घी डालने का पूरा प्रयास किया, मगर उन्हें मैसेज पहुंचा दिया गया कि माहौल मत बिगाड़ो वरना अंजाम बुरा होगा। रूल ऑफ लॉ एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। बिना भेदभाव के अगर सरकार कानून के राज्य को स्थापित करने के संकल्पों को आगे बढ़ाती है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। आज उत्तर प्रदेश ने वह करके दिखाया, इसके लिए हमें सख्त कदम उठाने पड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा सरकार के 7 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में एक भी दंगा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का एक बेहतर माहौल है। परिणाम हम सबके सामने है। दरअसल बरेली में शुक्रवार को पहले तो कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, फिर विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस से बहस हुई और बात पत्थर चलाने तक की आ गई। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि हिंदुओं के साथ मारपीट की गई, उनकी गाड़ी और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। गनीमत यह रही कि योगी की पुलिस वक्त रहते मौजूद थी, इसीलिए हालात कंट्रोल में लाते देर नहीं लगी। दोनों जो अलग अलग FIR हैं, इन दोनों में कुल मिलाकर लगभग 60 से 70 लोग हैं और इनको जो हमारा ड्रोन वहाँ पर उड़ रहा था उसके माध्यम से और CCTV और जो नगर निगम के कैमरे हैं उनके माध्यम से उनका चिन्हांकन किया जा रहा है और चिन्हांकन के पश्चात उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। ज्ञानवापी के बहाने देश के हालात बिगाड़ने की कोशिश बरेली में ही नहीं हुई, बल्कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी ऐसा ही प्रयोग किया जा रहा है। जमीयत उलेमा ने कोलकाता की सड़कों पर प्रोटेस्ट किया और धमकी दी कि अगर बीजेपी के मंत्री कोलकाता आएंगे तो उनका घेराव किया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद को कानूनी सहारा छोड़कर हिटलरी और तानाशाही के साथ कोर्ट को प्रोवोकेट किया है। कोर्ट के सामने उल्टा सीधा रिपोर्ट दिया है, इसलिए वहां मस्जिद में नीचे तहखाना में मंदिर की इजाजत दिया। ये एक घिनौनी साजिश है, हम इसको विरोध करते हैं और मस्जिद में हम मांग कर रहे हैं
पूजा पाठ हटाना पड़ेगा। मस्जिद हमारी बाप जायदाद की नहीं, मुसलमानों की अल्लाह की जमीन है। सड़क पर जमीयत को उतारने वाले मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी की पहचान सिर्फ इतनी भर नहीं कि वो जमीयत से जुड़े हैं, बल्कि इनकी एक और पहचान है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंतेश्वर से विधायक हैं, ममता सरकार में मंत्री भी हैं। सवाल इसलिए कि मौलाना साहब अगर इस तरह की चेतावनी देते हैं तो क्या इसके पीछे सरकारी तंत्र की शह नहीं? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं? इसे रोकना बहुत जरूरी है, वरना देश के कई हिस्सों में हल्द्वानी जैसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिशें की जा रही